सभी मेरे भावी शिक्षक का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। आज हम यहाँ पर बात करेंगे हम इंटरनेशनल बिजनेस मीन्स या आप इसको कह सकते हैं फॉरेन ट्रेड। आप इसको फॉरेन ट्रेड भी कह सकते हैं। तो टॉपिक जो दिया हुआ है आज का वो है फॉरेन ट्रेड। तो हम फॉरेन ट्रेड को देखेंगे। फॉरेन ट्रेड मतलब इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस को हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग, इसका अर्थ क्या है। तो मीनिंग में देखते हैं, उसके बाद फिर हम इसको आगे जितने भी इससे क्वेश्चन बनाएंगे उनको भी हम देखेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखिए, पहले बात कर रहे थे इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस का मीनिंग होता है buying and selling of goods and services beyond the geographical limit of a country। एक कंट्री की ज्योग्राफिकल जो लिमिट्स हैं उनसे बाहर जाकर वस्तुओं को खरीदना और बेचना, ये कहलाता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। यह दो देशों के बीच में व्यापार भी कहा जाता है। इंटरनेशनल इंटरनल ट्रेड इज ऑफ थ्री टाइप्स। और ये जो ट्रेड होता है ये तीन तरह का होता है। इसकी तीन टाइप होती हैं। एक होता है आपका इंपोर्ट, एक होता है आपका एक्सपोर्ट, एक इंपोर्ट, और एक होता है इंटरपोर्ट। बात करें अगर यहाँ पर एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट क्या होता है? सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू फॉरेन कंट्री। विदेश मतलब अपने देश से दूसरे देशों को गुड्स और सर्विस को बेचना, वो एक्सपोर्ट कहलाता है। और इंपोर्ट क्या हो जाएगा? बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, दूसरे देशों से गुड्स और सर्विस को खरीदना। और इंटरपोर्ट को कहें बात अगर यहाँ पर, तो ये रेफर करता है इंपोर्ट ऑफ अ गुड्स not for consumption in home country but for exporting them to another country। मतलब गुड्स इंपोर्ट तो करना है, दूसरे देश से खरीदना तो है, लेकिन उसका कंजप्शन नहीं करना, उसको यूज नहीं करना, उसको किसी तीसरे देश को बेच देना है। ठीक है, जैसे दो देशों के बीच में माना इंडिया है। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया इंडोनेशिया से खरीद रहा है। तो इसको इंडोनेशिया से खरीद कर और इधर आपके साउथ अफ्रीका को बेच देगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इंटरपोर्ट। देखिए, आपको लग रहा होगा कि सर बिल्कुल डीप से कराते हैं। बिल्कुल, मैंने आपसे कहा था ना, जीरो से शुरू करेंगे हम और लास्ट तक जाएंगे। हमारे मॉक टेस्ट भी आपने देखे होंगे। चैनल पर पुराने मॉक टेस्ट भी हैं और अब भी मॉक टेस्ट आपके लिए तैयार हैं। तो टोटल सब कुछ वर्क यहाँ पर होगा। अब तो हम जीरो से लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल, हम ये मानकर चल रहे हैं कि आप पहली बार देख रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ये ऐसे टॉपिक हैं जो पूछे नहीं जाते, तो देखिए इंटरपोर्ट का मीनिंग कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका चुका है, लेकिन टीजीटी में पूछा जा चुका है। और टीजीटी में जब पूछा जा चुका है तो एलटी भी तो उसी लेवल का एग्जाम है, तो इसमें भी पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी विशेषताएं। तो इसकी दो विशेषताएं हैं। एक तो इसमें दो कंट्री का इन्वॉल्वमेंट होता है। जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है या फिर विदेशी व्यापार होता है, इसमें कम से कम दो देश शामिल होते हैं। ठीक है, बाहरी व्यापार मुख्य विशेषता ये यही है कि इसमें कम से कम क्या होंगे? दो देश शामिल होते हैं। और दूसरी बात क्या है कि पेमेंट जो यहाँ पर होता है वो फॉरेन करेंसी में होता है। मतलब विदेशी मुद्रा में यहाँ पर पेमेंट होता है। हर देश को अपनी मुद्रा होती है। आयातित सामान का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाता है और निर्यात का भुगतान भी विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है। दो कंट्री होंगी इंटरनेशनल बिजनेस में, और जो भुगतान होता है वो फॉरेन कंट्री में फॉरेन करेंसी में होता है। तो ये इसकी विशेषताएं थी। उसके बाद देख लेते हैं इसकी समस्याएं क्या क्या हैं। आखिर जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। देखिए, पहली समस्या क्या है? लीगल प्रोसीजर। सामान आयात या निर्यात एक लंबी जटिल प्रक्रिया है। सामान या सेवाओं के आयात या निर्यात से पहले सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होती है। कई दस्तावेज डॉक्यूमेंट भरने होते हैं, तैयार करने होते हैं। कस्टम क्लियरेंस लेना होता है और रुपये को विदेशी मुद्रा में बदलना होता है। जहाज बुक करना होता है। ये सभी इन सभी गतिविधियों में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो इसलिए कहा जाता है सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लंबी प्रोसीजर होना। लीगल प्रोसीजर बहुत ज्यादा लंबी है। ठीक है, ये भी एक समस्या बनी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घरेलू व्यापार की तरह पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है कि आप जब चाहे जहां चाहे वहां पर आप बेच सकते हैं। नहीं, ऐसा इसमें नहीं होता। कई वस्तुओं के निर्यात या आयात के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। ये नहीं है कि आप ऐसे ही आयात या निर्यात कर सकते हैं। काफी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है।
सरकार कुछ वस्तुओं के निर्यात या आयात पर प्रतिबंध भी लगाती है। आप उसको आयात नहीं कर सकते, तो वो भी देखना ज़रूरी हो जाता है। तो ये सब क्या है? ये समस्याएँ हैं, किसकी? अंतर्राष्ट्रीय बिज़नेस की। और आपसे पूछ सकता है यही क्वेश्चन बनाकर 4 समस्या दे देगा और 1 समस्या नहीं होगी, पूछेगा कि बताइए इसमें से कौन-सा कथन अ, विदेशी व्यापार के बारे में सत्य नहीं है या सत्य है? क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, इसलिए इनको देखना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिस्क। अधिक जोखिम। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जोखिम घरेलू व्यापार की तुलना में कहीं अधिक होता है। ठीक है? इतना जोखिम, इतना रिस्क घरेलू व्यापार में नहीं होता, जितना विदेशी व्यापार में होता है। लंबी दूरी के कारण परिवहन के दौरान सामान के खराब होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का खतरा बना रहता है। जैसे भई हो सकता है कि कल डॉलर के मुकाबले करेंसी गिर जाए, तो ज़्यादा करेंसी देनी पड़ेगी हमें आयात करने में। तो इसलिए निर्यातक जो होता है, वो जहाज से सामान भेजने से पहले समुद्री बीमा पॉलिसी ले लेता है। ये आवश्यक होती है लेनी, ताकि रिस्क से या नुकसान से बचा जा सके। डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग-अलग भाषाएँ होती हैं, अलग-अलग देश हैं, तो अलग-अलग भाषाएँ भी होंगी, उनमें अलग-अलग बोली और भाषाएँ बोली जाती हैं। व्यापारियों को ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए जो विदेशी भाषा पढ़ और समझ सकें, ताकि वे मूल्य सूची, व्यापार की शर्तें आदि पढ़ सकें। इसलिए व्यापारियों को ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है, जो विदेशी लैंग्वेज भी पढ़ लेते हैं। आगे है आपका एग्रीमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा की व्यवस्था होना। आयात का भुगतान करने के लिए आयातक जो होता है, जो माल मंगा रहा है, को विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसका मैनेज करना पड़ता है, जिसमें एक लंबी समय या प्रक्रिया लग जाती है। तो ये तो है नहीं कि 100-200 रुपए बदलने हैं उससे काम चल जाएगा, बड़ा अमाउंट होता है। अब देख लेते हैं यहाँ आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों मतलब एक तरफ है आपका इंटरनल ट्रेड, एक तरफ है आपका एक्सटर्नल ट्रेड। तो यहाँ पर देखिए पहला मीनिंग की बात कर लें। देखिए इसका तो मतलब ये था कि वस्तु और सेवाओं को खरीदना, वो भी कहाँ? एक कंट्री की ज्योग्राफिकल जो लिमिट्स हैं उनके अंदर। और यहाँ यहाँ कहा था, यहाँ था बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल लिमिट। यहाँ तो सीमाओं से बाहर और यहाँ सीमाओं के अंदर। ये तो था सीमाओं के अंदर। ये बिज़नेस होता है सीमाओं के अंदर और ये होता है सीमाओं से बाहर। देश की जो सीमाएँ हैं, तो उन सीमाओं से बाहर होता है। कंट्री इन्वॉल्व, इसमें केवल एक कंट्री होती है, एक ही देश होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि कम से कम क्या होता है? 2 देश होते हैं। कम से कम 2 देश हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। रिस्क की बात करें तो देखिए यहाँ पर डिग्री ऑफ जो वो कम रिस्क होता है, यहाँ पर रिस्क कम होता है और यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ रिस्क होता है, मतलब रिस्क ज़्यादा होता है, यहाँ पर जोखिम ज़्यादा होता है। बात करते हैं यहाँ पर करेंसी यूज़, कि करेंसी कैसी यूज़ की जाती है। तो देखिए पेमेंट जो इंटरनल ट्रेड है, यहाँ तो पेमेंट होता है आपका रिसीव्ड होम इन होम करेंसी। जो भी हमारे देश में जैसे रुपया चलता है, तो हम माल बेचेंगे तो रुपये में ही हम पेमेंट लेंगे। बट यहाँ पर क्या है, आपको पेमेंट करना पड़ता है एक्सटर्नल जो बिज़नेस है आपका, एक्सटर्नल ट्रेड है, इसमें आपको पेमेंट करना पड़ता है फॉरेन करेंसी में। ठीक है? प्रोसीजर इन्वॉल्व की बात करें तो यहाँ पर नो लॉन्ग प्रोसीजर, लंबा प्रोसीजर नहीं होता है। यहाँ लंबा या बड़ा प्रोसीजर नहीं होता है। जो बड़ी प्रक्रिया वह नहीं होती है और यहाँ पर लंबी बड़ी प्रक्रिया होती है। ठीक है? लॉन्ग प्रोसीजर एंड में फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंप्लीटेड बिफोर स्टार्टिंग। मोड ऑफ पेमेंट की बात करें, पेमेंट आर मेड बाय द चेक और कैश। या तो चेक पेमेंट कैश दे सकते हो आप या फिर चेक दे सकते हो। अगर आप क्या करें, इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं। बट यदि आप एक्सटर्नल ट्रेड करते हैं, फॉरेन ट्रेड करते हैं, तो इसमें क्या होता है, पेमेंट आर मेड थ्रू बिल ऑफ एक्सचेंज और थ्रू बैंक्स। या तो बैंक्स के द्वारा होता है या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज के द्वारा पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लीगल रूल एंड रेगुलेशन। देखिए नेशनल लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन आर एप्लीकेबल। जो हमारे देश के राष्ट्रीय, जो भी हमारे राष्ट्रीय
कानून बने हुए हैं उनको फॉलो किया जाता है यहाँ। और यहाँ पर क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय, जो आपके अंतर्राष्ट्रीय रूल रेगुलेशन बने हैं उनको यहाँ पर फॉलो किया जाता है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें, इट यूज्ड रोड, रेलवे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट का मोड, रेलवे और रोड, इन सबको यूज किया जाता है आपके इंटरनल ट्रेड में। जबकि अगर बात करें एक्सटर्नल ट्रेड की, तो यहाँ सी ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और सस्ता भी इसी को माना जाता है। एंड एयर ट्रांसपोर्ट, देखिए एयर ट्रांसपोर्ट इसमें मोस्टली यूज होता है और सी ट्रांसपोर्ट भी इसमें यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर रेलवे होता है बट यहाँ रेलवे नहीं होता है। कॉस्ट इन्वॉल्व, देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द इंटरनल ट्रेड इज लोअर, ये कम होती है। आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो क्या होती है, वो कम होती है। और अगर इधर की बात करें, एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें, तो एक्सटर्नल ट्रेड में ये हाई होती है। ठीक है, इन्वॉल्व ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि लंबी दूरी तय करनी पड़ती है इसलिए अधिक डिस्टेंस होती है। इफेक्ट ऑन फॉरेन रिसीवर्स रिजर्व्स, तो इफेक्ट ऑफ फॉरेन रिजर्व्स, इंटरनल ट्रेड हैज नो इफेक्ट ऑन फॉरेन रिजर्व ऑफ कंट्री। तो देश में जो फॉरेन कंट्री का रिजर्व है उस पर इफेक्ट इसका नहीं पड़ता है। बट अगर आप एक्सटर्नल ट्रेड कर रहे हैं, एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेड में डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है फॉरेन रिजर्व ऑफ कंट्री, कंट्री में जो फॉरेन रिजर्व बना हुआ है उस पर डायरेक्ट असर पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या रीजन है इंटरनेशनल बिजनेस के, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण क्या है। तो क्या मुख्य कारण है, हमें क्यों करना होता है, जब इतना रिस्क है तो जरूरी है हमें करना। प्रॉफिट तो हम यहाँ से भी कमा सकते हैं, तो फिर क्या कारण है जो हम इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं। तो नंबर वन, देश अपनी सभी जरूरतों के सामान गुणवत्ता या कम कीमत पर नहीं बना सकते। आपको पता है कि देखिए जितना सस्ता यहाँ भारत में, जितनी सस्ती भारत में लेबर मिल जाएगी उतनी सस्ती लेबर अमेरिका में नहीं मिल सकती। इसलिए अमेरिका क्या सोचेगा कि वो अपने काफी प्रोडक्ट क्या करे, इंडिया में बनाए तो लेबर कॉस्ट कम आएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि सभी कम अपनी समान कीमतों पर अपने सामान को नहीं बना सकते। इसलिए जब वो देख रहे तो यहाँ महंगा बन रहा है, इसलिए वो क्या करते हैं, दूसरे देश से ही सामान को मंगा लेते हैं। विभिन्न देशों में प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान होता है। देखिए जो अलग अलग देश हैं, किसी में कैडमियम की भरपूर भंडार है, कहीं पर सोने के भरपूर भंडार है। तो इसलिए हर जगह जो प्राकृतिक संसाधन है वो समान नहीं है, तो सभी को एक दूसरे से इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो उस चीज को बना नहीं सकते, क्योंकि उनके वहां पर उस संसाधन की अधिकता नहीं है। भूमि, श्रम, पूंजी और कच्चे माल जैसे उत्पादन के विभिन्न साधन अलग अलग देशों में अलग अलग मात्रा में उपलब्ध हैं। तो ये तो मैंने अभी बताया था, देखिए भूमि अलग अलग है सब जगह, भूमि का रेट अलग है, श्रम मतलब लेबर का रेट अलग है, पूंजी कैपिटल का रेट अलग है, कहीं आसानी से मिल जाती है किसी देश में बहुत मुश्किल से मिलती है। कच्चे माल कहीं आसानी से उपलब्ध हो जाता है और कहीं उपलब्ध नहीं हो पाता। इसलिए हम क्या करते हैं, इन सब चीजों से परेशान होकर हम सोचते हैं कि एक काम करते हैं, दूसरी जगह से इंपोर्ट कर लेते हैं। सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और राजनीतिक कारणों से श्रम उत्पादकता और उत्पादन लागत में अंतर होता है। ठीक है, सामाजिक, जो आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक कारण है, इनसे श्रम उत्पादन और उत्पादन लागत में भी अंतर होता है। इसलिए इसी अंतर की वजह से हम इंटरनेशनल बिजनेस को करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा कोई भी देश नहीं है जो कम लागत में बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने की बेहतर स्थिति में हो। किसी ना किसी में जरूर कुछ ना कुछ कमी होती है। इसलिए हर हर देखिए, हर सामान को हर देश नहीं बना सकता। इसलिए कुछ सामान ऐसे हैं जिसको हमें जिसको हमें क्या करना पड़ता है, आयात करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नतीजतन हर देश के लिए
यह फ़ायदेमंद होता है कि वह वे वस्तुएँ या सेवाएँ बनाए, जिन्हें वह अधिक कुशलता से और बेहतर तरीके से बना सके और बाकी चीज़ें दूसरे देशों से व्यापार करके प्राप्त करे, जिन्हें वे कम लागत में बना सकते हैं। यही मुख्य कारण है कि देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होते हैं। क्योंकि क्या बताया है कि देखिए फायदा इसमें होता है कि वो वस्तु और सेवाओं को जिन्हें वह अधिक कुशलता से बना सकता है उन्हीं को बनाए, जिनमें एफिशिएंसी अधिक हो सकती है। जिसमें कुशलता अधिक नहीं ला सकता उस गुड्स को ना बनाए। ठीक है? मतलब कहा भी जाता है कि कुछ काम बेकार करने से अच्छा है, इससे तो वो कार्य किया ही ना जाए। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल बिज़नेस बनाम डोमेस्टिक बिज़नेस। इंटरनेशनल बिज़नेस वर्सेस डोमेस्टिक बिज़नेस। अच्छा, इस टॉपिक में क्या होगा? इस टॉपिक में होगा कि इंटरनेशनल बिज़नेस और डोमेस्टिक बिज़नेस में आखिर अंतर क्या है? और ये मैं आपको टेबल के माध्यम से करा चुका हूँ। ये रहे, ये इन टेबल से मैंने आपको करा दिया है, तो इसको हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। आज इतना ही कि क्या होता है बिज़नेस, इसकी विशेषताएँ क्या होती हैं, ठीक है? इसके क्यों क्या कारण है, हम इसको एक्सटर्नल बिज़नेस को क्यों करते हैं और एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड में डिफरेंस क्या था? तो आज की हमारी क्लास ये थी, ये इंट्रोडक्टिव क्लास थी, इसका बेसिक था। अब हम नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कि जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है, इसका प्रोसीजर क्या है और यहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट हैं, जो जिनको बनाना, प्राप्त करना, तैयार करना ज़रूरी होता है। उसके बाद हम डब्ल्यूटीओ पढ़ेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसी में ही आ जाता है और यहाँ पर हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में मतलब कल इसको पूरा करेंगे। आज आपके लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। बाय-बाय।